साल था 1576 और जगह थी मेवाड़ की हल्दी घाटी। यहाँ एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसने, आप कह सकते हैं, भारतीय इतिहास की धारा ही बदल दी। लेकिन जो कहानी हम सब सुनते आए हैं, क्या वो पूरी कहानी है? क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम हार समझते हैं, असल में उसमें एक बहुत बड़ी जीत छिपी हो? जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ अकबर की 80,000 सैनिकों वाली विशाल मुगल सेना और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के सिर्फ 20,000 राजपूत योद्धा। मतलब 4 के मुकाबले 1। ये तो जमीन आसमान का फर्क था। एक ऐसी लड़ाई जिसे देखकर कोई भी कहता कि इसका नतीजा तो शुरू होने से पहले ही लिखा जा चुका है। और बात सिर्फ गिनती की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। मुगलों के पास उस जमाने की सबसे आधुनिक बंदूकें थीं। महाराणा प्रताप से 3 गुना ज्यादा जंगी हाथी थे और घोड़े तो इतने ज्यादा कि गिनती करना मुश्किल था। लेकिन अकबर का सबसे बड़ा और शायद सबसे खतरनाक हथियार वो था एक अपना महाराणा प्रताप का सगा भाई शक्ति सिंह, जो अहम मौके पर अकबर की तरफ जा मिला था। तो नतीजा तो शीशे की तरह साफ लगता है ना? मतलब इतनी बड़ी सेना, इतने हथियार और ऊपर से घर का भेदी। लेकिन क्या हो अगर जो हमें किताबों में पढ़ाया गया वो पूरी सच्चाई हो ही ना? क्या हो अगर इस पूरी लड़ाई का असली विजेता कोई और हो? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि कैसे ये बेजोड़ लड़ाई एक ऐसी महान गाथा की शुरुआत बनी जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। देखिए, ये वो दौर था 16वीं सदी का, जब अकबर की मुगल सल्तनत का परचम लगभग पूरे भारत पर लहरा रहा था। एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य। लेकिन इसी विशाल साम्राज्य के बीचों बीच एक छोटा सा राज्य था जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था, और वो था मेवाड़। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अकबर जैसा बादशाह एक छोटे से राज्य के पीछे इतना क्यों पड़ा था? मेवाड़ में ऐसा क्या खास था? चलिए इसके रणनीतिक महत्व को समझते हैं। इसकी 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, लोकेशन। मेवाड़ ठीक दिल्ली और गुजरात के बंदरगाहों के बीच के सबसे जरूरी व्यापारिक रास्ते पर पड़ता था। मतलब मुगलों के व्यापार की जीवन रेखा मेवाड़ से होकर गुजरती थी और मेवाड़ इस पर भारी टैक्स वसूलता था। दूसरी वजह थी यही पैसा। और तीसरी और सबसे अहम बात, मेवाड़ अब सिर्फ एक राज्य नहीं रह गया था, वो पूरे भारत में मुगल साम्राज्य के खिलाफ आजादी और प्रतिरोध का सबसे बड़ा सिंबल, एक प्रतीक बन चुका था। कहते हैं कि अकबर मेवाड़ को लेकर इतना बेचैन था कि उसने महाराणा प्रताप को एक प्रस्ताव तक भेजा। प्रस्ताव था, मुझे मेवाड़ सौंप दो और बदले में आधा हिंदुस्तान ले लो। बस एक शर्त है, तुम्हें मेरे अधीन रहकर शासन करना होगा। लेकिन मेवाड़ के शेर ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और बस यहीं से युद्ध का बिगुल बज गया। तो अब प्रताप के सामने चुनौती थी कि वो अपनी कमियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदलें। यहीं पर उनकी शानदार रणनीति काम आई। महाराणा प्रताप का मास्टर प्लान असल में 3 हिस्सों में बटा हुआ था और ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। पहला और सबसे जरूरी कदम, युद्ध का मैदान खुद चुनो। दूसरा, दुश्मन का जो सबसे बड़ा हथियार है यानी उनकी तोपें, उन्हें किसी तरह बेकार कर दो। और तीसरा, स्थानीय भील जनजातियों के साथ गठबंधन करो। ये वो लोग थे जो उस इलाके के चप्पे चप्पे को जानते थे। और उन्होंने युद्ध के लिए जगह चुनी, हल्दी घाटी। ये एक बहुत ही शानदार चाल थी। क्यों? क्योंकि ये दर्रा इतना ज्यादा संकरा था कि अकबर के लाखों की सेना एक साथ इसमें घुस ही नहीं सकती थी। उन्हें एक पतली सी लाइन बनाकर आना पड़ता। मतलब उनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी, उनकी संख्या, वो वहीं की वहीं धरी रह गई। और इसी एक चाल ने दूसरा मकसद भी पूरा कर दिया। वो संकरा रास्ता मुगलों के सबसे बड़े हथियार, उनकी भारी भरकम तोपों के लिए कब्रगाह बन गया। वो उन्हें अंदर ला ही नहीं पाए। सोचिए, ये वही तोपें थीं जिन्होंने भारत के बड़े बड़े मजबूत किलों को मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन हल्दी घाटी में वो किसी काम की नहीं रही। अब हम आते हैं इस लड़ाई के सबसे भावुक और शायद सबसे मशहूर किस्से पर, चेतक की कहानी। वो घोड़ा जो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक वफादार साथी था, जिसने अपने राजा की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। लड़ाई के बीचों बीच चेतक सीधे मुगल सेनापति मान सिंह के हाथी से जा भिड़ा। लेकिन हाथी की सूंड में लगी तलवार से उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। पर वो रुका नहीं। अपने घायल राजा महाराणा प्रताप को पीठ पर लेकर वो 5 किलोमीटर तक दौड़ता रहा। और फिर रास्ते में आई एक 27 फुट चौड़ी खाई जिसे उसने एक ही छलांग में पार कर लिया।
अपने राजा को सुरक्षित जगह पहुंचाकर ही उस वफादार ने अपने प्राण त्यागे। लेकिन अब एक जरूरी सवाल, अगर महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से निकलना पड़ा तो फिर हम इससे उनकी जीत कैसे कह सकते हैं? इसका जवाब समझने के लिए हमें शायद जीत की परिभाषा को ही थोड़ा अलग नजरिए से देखना होगा। देखिए, किसी भी जंग में असली जीत का मतलब सिर्फ एक लड़ाई जीत लेना नहीं होता। असली जीत का मतलब होता है अपने उन मकसदों को पूरा करना जिनके लिए जंग शुरू की गई थी। तो सवाल अब यह है, क्या अकबर अपने मकसद में कामयाब हो पाया? अकबर के दो ही मुख्य लक्ष्य थे। पहला, महाराणा प्रताप को पकड़ना, जिंदा या मुर्दा, और दूसरा, मेवाड़ को पूरी तरह से अपने साम्राज्य में मिला लेना। और नतीजा, वो दोनों में से एक भी मकसद पूरा नहीं कर पाया। प्रताप कभी उनके हाथ नहीं आए और मेवाड़ ने कभी भी पूरी तरह से उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। असल में हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद भी महाराणा प्रताप ने अगले 20 सालों तक मेवाड़ पर शासन किया और अपने खोए हुए कई इलाके वापस भी जीते। तो ये हार कैसे हुई? ये हार नहीं थी, ये एक रणनीतिक वापसी थी। एक ऐसी चाल जिसने उनके राज्य और उनकी आजादी दोनों को बचा लिया। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल पर ले आती हैं। आखिर इतिहास लिखता कौन है? और जो ऑफिशियल कहानी हमें बताई जाती है वो समय के साथ बदल क्यों जाती है? एक पुरानी कहावत है कि इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। सच तो यह है कि कई बार इसे वो लोग लिखते हैं जो ताकत में होते हैं। हमारे देश में भी अक्सर ये देखा गया है कि इतिहास की किताबों में क्या पढ़ाया जाएगा, इस पर राजनीति का असर पड़ता है। कहानी इस बात पर भी निर्भर कर सकती है कि सत्ता में कौन है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें राजस्थान में ही देखने को मिलता है, जहां सरकारें बदलने के साथ साथ इतिहास की किताबों में महाराणा प्रताप की कहानी भी बदलती रही। एक सरकार की किताब उन्हें ऐसा दिखाती है मानो वो डरकर युद्ध के मैदान से भाग गए, वहीं दूसरी सरकार की किताब में उन्हें प्रतिरोध का सबसे बड़ा नायक बताया जाता है। सोचिए, एक ही घटना पर दो एकदम अलग कहानियां। और यहीं पर हम इस बात को खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। इतिहास की ऐसी और कौन सी सच्चाइयां हैं जिन्हें शायद हमें एक बार फिर से देखने, फिर से परखने की जरूरत है? क्या हमें हर वो चीज मान लेनी चाहिए जो हमें पढ़ाई या